अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, केमिकल एक्विलिब्रियम। केमिकल एक्विलिब्रियम में जो लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की सिर्फ स्टेटमेंट पे बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में। आज हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 7 पे लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल मेंशन है, यानी एक एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोगों को ये लॉ ऑफ मास एक्शन डिटेल्ड में वहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन की ही हम बात करते हैं। हमारे जितने भी टॉपिक हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर का नेम है केमिकल एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम जो स्टेट है ये रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आती है। ठीक है, यानी ये स्टेट एग्जिस्ट करती है ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन, उन रिएक्शन में जो कंटिन्यू रहें। तो इसलिए हम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन की ही बात करते हैं। एग्जाम्पल जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन मेंशन किया गया है। जनरली A प्लस बी, यानी A प्लस बी ये दो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास C प्लस डी। ठीक है, और ये एरो ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर ये जो KF है और नीचे वाले एरो के साथ ये जो KR है, इनका क्या मतलब है। KF का मतलब है कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और KR का मतलब है कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, और एट द एंड यानी पॉइंट के एंड पे एक टर्म है KC। KC का मतलब है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और ये दोबारा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि KC किसके इक्वल होता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टेटमेंट में हमने जो बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट में हमने एक्टिव मास पे बात की थी, हमने रेट ऑफ रिएक्शन पे बात की थी। ठीक है, एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है और एक्टिव मास को या मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है इन ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है, अब इसी रिएक्शन से रिलेटेड जस्ट फॉर ये ब्रैकेट A, ब्रैकेट B, ब्रैकेट C, ब्रैकेट D ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है मोलर कंसंट्रेशन को, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। ठीक है, यानी ये चीज़ें हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, B, C एंड D। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, यानी जो बात हमने स्टेटमेंट में पढ़ी थी लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा था कि रेट जो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिंग स्पीशीज के, रिएक्टिंग स्पीशीज के एक्टिव मासेस के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये वाली सारी बात मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट में समझा दी थी। दोबारा बता देती हूँ कि रेट जो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, ये रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, यानी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए और प्रोडक्ट बना, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इस फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मासेस के ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट स्पीशीज जो हैं उनके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्टिव मासेस यानी इनका वो पोर्शन जो रिएक्ट कर रहा है उसको हम एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम खत्म करेंगे जब इक्वल का साइन यूज करेंगे तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो वो कांस्टेंट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में हमारा KF। ठीक है, इस साइन को जब हमने इक्वल के साइन में चेंज किया तो हमने कांस्टेंट यूज किया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, वो कांस्टेंट है KF। KF आ जाएगा आगे रिएक्टेंट एज इट इज। अब बात हो रही है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्स भी होगा रिएक्शन, प्रोडक्ट आपस में रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट में जब कन्वर्ट होंगे तो वो जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स रिएक्शन होगा। तो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिख दी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C प्लस D। ये मोलर कंसंट्रेशन सारी रिप्रेजेंट की हुई है, ब्रैकेट ये बात बता रही है कि ये मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक्टिव मासेस को ही मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं।
यहाँ पर भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब खत्म करेंगे, इक्वल का साइन यूज करेंगे, तो रिवर्स रिएक्शन के केस में हम कांस्टेंट यूज करेंगे Kr, ठीक है। अच्छा जी, अब रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेट आती है एक्विलिब्रियम स्टेट। तो एट एक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं एक्विलिब्रियम स्टेट, उस स्टेट को कहते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को। तो यही बात यहाँ लिखी है, एक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस का रेट, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने यहाँ पे लिखा है Kf, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन A, मोलर कंसंट्रेशन B। वही बात हम फॉरवर्ड रिएक्शन के नीचे लिख देंगे। रिवर्स रिएक्शन को हमने लिखा है Kr, मोलर कंसंट्रेशन C, मोलर कंसंट्रेशन D, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, Kf है, ये Kr जो होगा ये Kf के यहाँ पे नीचे आ जाएगा, Kf ओवर Kr, ठीक है, इज इक्वल टू ये मोलर कंसंट्रेशन A और B, ये इसके नीचे चला जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन C और D के, मोलर कंसंट्रेशन A, मोलर कंसंट्रेशन B, ठीक है। ये नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट ये इक्वेशन है। अब नेक्स्ट वन जो चीज़ यहाँ पे मेंशन है वो ये है कि ये जो Kf ओवर Kr है, ठीक है, ये जो मैंने आपको एक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला, Kc एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हम एक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करेंगे। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc होता है वो इक्वल होता है Kf ओवर Kr के। तो यहाँ पे हम Kf ओवर Kr की जगह लिखेंगे Kc, C मोलर कंसंट्रेशन C, मोलर कंसंट्रेशन D ओवर मोलर कंसंट्रेशन A, मोलर कंसंट्रेशन B। तो यहाँ पे हमारा ये लॉ ऑफ मास एक्शन एंड हो जाएगा, यानी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इन मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ मास एक्शन में बेसिक रिलेशनशिप दिखाया गया है ना, वो रिलेशनशिप दिखाया गया है एक्टिव मासेस के दरमियान एंड एक्विलिब्रियम स्टेट के दरमियान। एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशन एक ही बात है, यहाँ पे परेशान नहीं होना कि कभी मैं इनको एक्टिव मासेस बोलती हूँ कभी मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मासेस को ही मोलर कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो जो रिलेशनशिप है वो है एक्टिव मासेस और एक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एक्विलिब्रियम स्टेट के दरमियान। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ध्यान से आप लोगों ने सामने बुक रख के लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है।